तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया था दल विरोधी कारणों से। 6 साल के लिए 6 साल के लिए निष्कासित किया था। आप कल्पना करिए 1 महीना पहले उनको पार्टी ज्वाइन कराया जाता है और फिर अभी उनको उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है आपका? किस सिद्धांत की बात करेंगे आप? तो हमको लगा कि नहीं, ये उचित नहीं है, तो मैंने पार्टी छोड़ दिया। टोटल 68 सीटें मिली है भाजपा को गठबंधन से। इसमें 37 सिर्फ और सिर्फ दूसरे दलों से या इंडिपेंडेंट जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनका ही नाम है। तो इसको आप क्या मानेंगे? ये पार्टी के सिद्धांत के अनुकूल है क्या? यानी बीजेपी अब जीतने के लिए आयातित नेता पर निर्भर हो रहे हैं, अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है। तो बाहर हुआ हमारे जगह पर कोई दूसरा। हम लोगों ने यहाँ तक भी कहा था 6 उम्मीदवार हम लोग इसके लिए प्रयासरत थे। 6 लोग चाह रहे थे कि भाई कार्यकर्ताओं में से किसी एक को आप कैंडिडेट बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम लोग 5 उसके साथ खड़ा होकर काम करेंगे। लेकिन पार्टी ने हमारी किसी बात को नहीं। जब अगला बार चुनाव के लिए वहाँ आपका मस्केडी मदरसा में वहाँ जब वो अपना बोले कि आप तमाम मुस्लिम भाई हमको मदद कीजिए और आप लोगों के साथ हम वादा करते हैं कि हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, उसके बाद फिर बीजेपी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये हम लोग तमाम खुलेआम जो है सो घोषणा करते जयनगर प्रखंडवासी जितने हम लोग हिंदू मुसलमान जो एक अफवाह उड़ा दिया है बीजेपी, हम लोग सब एक है और सब इनको मदद। जो कार्यकाल था 2019 में रघुवर दास के समय में, वो जो गलती हुआ वो पुनः फिर गलती हुआ 2024 में, वो गलती फिर पुनः से दोबारा होगा और पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी। ये मैं भी एक नरेंद्र मोदी विचार मंच का कोडरमा जिलाध्यक्ष का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैं एक संस्था में काम कर रहे हैं। और जोहार, झारखंड में विधानसभा की डुगडुगी बज चुकी है और जैसे ही बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट प्रत्याशियों की जारी की, उसके बाद उनके पार्टी में हड़कंप मच गया और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के अब पार्टी छोड़कर दल बदल रहे हैं। कल ही कम से कम 5 से 6 विधायक, पूर्व मंत्री पाला बदले हैं और जेएमएम में शामिल हुए हैं। अभी हम लोग बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ भी एक प्रदेश के नेता सुरेंद्र भाई मोदी ने भी पार्टी छोड़ दिया है। कल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं और आज अभी अपने कार्यकर्ता और लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ा जाए और क्या मजबूरी रही 20-21 साल आप भाजपा में रहे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप भाजपा छोड़ दिए? मजबूरियां आप समझ भी सकते हैं। आखिर मैं ही पार्टी बदला हूं, ऐसा पार्टी छोड़ा है ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेता लाइन में लगे हुए हैं छोड़ने के लिए। दरअसल आप अगर कल्पना करेंगे जिस उद्देश्य से जब जनसंघ के बाद भाजपा का निर्माण किया गया था, तो एक सिद्धांत था दीनदयाल उपाध्याय जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। उस सोच से भाजपा अब भटक गई है। कुशाभाऊ ठाकरे का जो सोच था उससे लोग अब विलग हो गए हैं। अब सिद्धांत नाम की कोई चीज पार्टी में रही नहीं। आप कल्पना करिए कि इसी विधानसभा क्षेत्र में 2019 में जब चुनाव हुआ था, तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया था दल विरोधी कारणों से। 6 साल के लिए 6 साल के लिए निष्कासित किया था। आप कल्पना करिए 1 महीना पहले उनको पार्टी ज्वाइन कराया जाता है और फिर अभी उनको उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है आपका? किस सिद्धांत की बात करेंगे आप? तो हमको लगा कि नहीं, ये उचित नहीं है, तो मैंने पार्टी छोड़ दिया। या टिकट नहीं मिला, जैसे ही अमित यादव का आप लोग नाम सुने कि उन्हें टिकट मिल गया है, इसीलिए आपने पार्टी छोड़ दी? नहीं, यह टिकट मिलने की जहां तक बात है, सब कल्पना करिए आप कि हम लोग 10 कार्यकर्ता एक साथ हैं। 10 में से कोई एक कार्यकर्ता बाहर निकल कर आता है, किसी को पार्टी घोषित करती है कि ये कैंडिडेट रहेगा, तो 9 जो कार्यकर्ता उनको तकलीफ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बीच में से कोई कार्यकर्ता बाहर निकला है। लेकिन जब कार्यकर्ताओं के बीच में नेता आयातित होते हैं या पायलट से माने उसको उतारा जाता है ऊपर से पैराशूट से, तो आप कल्पना करिए कार्यकर्ताओं के बीच में क्या भाव रहेगा। तो यहाँ कठिनाई ये है। रही बात टिकट मेरे नहीं मिलने की, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 3 लोगों का नाम यहाँ से गया हुआ था। उसमें एक नाम मेरा भी था। आपका भी नाम चल रहा था? मेरा भी नाम चल रहा था। वर्तमान जो विधायक है उनका नाम कट गया था और 2 नामों की चर्चा हो रही थी, कुमकुम जी की और मेरी। तो चूंकि उनके समाज से एक कैंडिडेट बना दिए गए थे, प्रदीप प्रसाद जी हजारीबाग से, तो एक ही जिला में एक ही समाज से 2 कैंडिडेट पार्टी नहीं बनाएगी, ये भी तय था। तो तीसरा जो नाम बचा था वो सुरेंद्र मोदी का ही बचा था और इसी पर पार्टी फाइनल कर रही थी। फिर अचानक 19 तारीख की रात में गेम हो जाता है और हम इससे बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये विषय नहीं है कि मैं क्यों बाहर हुआ। हमारे जगह पर कोई दूसरा, हम लोगों ने यहाँ तक भी कहा था 6 उम्मीदवार हम लोग इसके लिए प्रयासरत थे। 6 लोग
चाह रहे थे कि भाई कार्यकर्ताओं में से किसी एक को आप कैंडिडेट बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम लोग 5 उसके साथ खड़ा होकर काम करेंगे। लेकिन पार्टी ने हमारी किसी बात को नहीं सुना। हमने प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ये बातें पहुंचाई, लेकिन उन्होंने तय कर लिया और जो खेल हुआ वो सबके सामने है। आप देख लें कि अगर टोटल 68 सीटें मिली है भाजपा को गठबंधन से, जिसमें 37 सिर्फ और सिर्फ दूसरे दलों से या इंडिपेंडेंट जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनका ही नाम है। तो इसको आप क्या मानेंगे, ये पार्टी के सिद्धांत के अनुकूल है क्या? यानी बीजेपी अब जीतने के लिए आयातित नेता पर निर्भर हो रहे हैं, अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं रहा। नहीं, उनको अब किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए और इसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार हैं। तो सिद्धांत की जब बात रहेगी नहीं तो कार्यकर्ता आपसे इमोशनली अटैच रहेगा क्या? कोई भी कार्यकर्ता किसी भी दल में अगर जुड़ता है तो उसकी विचारधारा से जुड़ता है। जब आपकी विचारधारा में ही गड़बड़ी पैदा हो जाएगी तो कार्यकर्ता क्यों रहेगा आपके साथ? तो ये बड़ी कठिनाई हुई है। आप अमित यादव के खिलाफ ही चुनावी मैदान में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह का समर्थन आप लोगों को मिलेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा? आपका ये प्रश्न ही गलत है। मैं किसी के खिलाफ चुनाव में नहीं जा रहा हूं, ये बात समझने का है। हमारे लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि मैं किसी के खिलाफ चुनाव में नहीं जा रहा हूं। मैं अपनी दावेदारी पेश किया हूं, मैं अपना चुनावी मैदान में उतरा हूं, हमको चुनाव लड़ना है और जो कार्यकर्ताओं का समूह हमारे साथ देख रहे हैं, एक्चुअल में मैं बता दूं आपको कि 19 की रात में पार्टी ने अनाउंस किया अपने सीट का और मैं 20 के अपना घर पहुंचा। फिर 20 के शाम में एक बैठक हमारी हुई, 21 के सुबह में एक बैठक हुई, 21 के शाम में एक अपने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके साथ बैठक हुई। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि ये बैठक मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग करवा रहे हैं। उनकी इच्छा है कि कोई नया चेहरा, शुरू से लोगों का डिमांड था यानी बदलाव के मूड में चाचा भतीजा से बाहर निकले, लोग बाहर निकले। अगर पार्टी ने ये इस पर नहीं विचार किया तो लोग विचार करेंगे। ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का भी एक स्टेटमेंट था कि यदि पार्टी कोई गलती करती है निर्णय करने में तो जनता स्वतंत्र है उस निर्णय को बदलने में। अब चुनावी मैदान में जा रहे हैं, पिछले 5 सालों में क्या लगा है जो कार्य नहीं हुए, आप क्या कुछ करेंगे, क्या मुद्दे हैं बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र? सर, इतने मुद्दे हैं जिस पर अगर गिनाना शुरू करें तो शायद आपका भी वक्त और मेरा भी वक्त कम पड़ जाएगा। आप सड़कों का हाल देख लें, शिक्षा की स्थिति देख लें। मैं शिक्षा पे ही आता हूं क्योंकि शिक्षा सबसे प्रमुख विषय है और ये एक ऐसा विषय है कि जिसपे जो सबके लिए आवश्यक है। आजादी के बाद आप देख लें क्या शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ कितना बदला है। 1960 में अपने यहाँ एक शिक्षा का मंदिर जगन्नाथ जैन कॉलेज खुला हुआ था 1960 में। आज 64 साल हो गए, आज तक कहीं कोई डिग्री कॉलेज नहीं खुला। 60 में हमारी आबादी कितनी थी, आज 64 साल के बाद हमारी आबादी कितनी है? तो जब आबादी में इतना बड़ा गैपिंग आया तो इसकी चिंता कौन करेगा? आपको प्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है? आप विधायक क्यों बनते हैं? आप सांसद क्यों बनते हैं? इसकी चिंता कौन करेगा? आज प्रत्येक प्रखंड में एक बड़ा डिग्री कॉलेज होना चाहिए था जिसकी कैपेसिटी कम से कम 2000 बच्चों की होनी चाहिए थी प्रत्येक प्रखंड में। मैं पूरे प्रखंड की बात कर रहा हूं और पूरे आप देख लो बरकट्टा विधानसभा में कितने डिग्री कॉलेज हैं। तो भाई शिक्षा में बदलाव कैसे होगा जब शिक्षा में तो खुल गए हैं लेकिन टीचर ही नहीं? तो भाई इसकी ये व्यवस्था कौन करेगा? ये व्यवस्था करने की जिम्मेवारी किनकी है? जो सरकार में है। आप जब सदन में जाते हैं तो क्या करते हैं? आपको तो ये बातें वहां उठानी चाहिए। आप उठाते क्या हो कि एक दारोगा का ट्रांसफर करना है, दारोगा भी आपके कहने पर ट्रांसफर नहीं होता है। आपकी क्या पावर है आप समझ लो। आप एक विधायक हो और आपके कहने पे एक दारोगा का ट्रांसफर नहीं होता है तो आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आप समझ सकते हैं। तो भैया इन जो एक विजन होना चाहिए, आप समझ लीजिए कि जब आप क्षेत्र के बारे में जाते हैं किसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तो आपके पास एक क्लियर एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि हमको क्षेत्र के लोगों को देना क्या है। आप आ जाइए प्रखंड में, आज प्रखंड में क्या सीन है? कोई भी काम बिना पैसा लिए होता है क्या? भ्रष्टाचार का एक बड़ा गजब आलम है, गजब आलम है। जब से मैंने कही कि ये ऑनलाइन होना शुरू हुआ है जमीनों का कागज पत्तर, तब से स्थिति और बदतर हो गई है। आप इसको देख रहे होंगे, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ स्थिति क्या पे है। तो भैया आप बिना पैसा लिए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं करते हैं। जो अंचल के अधिकारी हैं, प्रखंड के अधिकारी, उनका साफ कहना है कि भैया मैं पैसा दे के आया हूं तो स्वाभाविक हम पैसा लेंगे। और पैसा लेते ही हैं, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो लोगों को इतना घुमाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके सामने है बांझेड़ी पावर प्लांट। मैं आपको ध्यान में होगा आप ही के चैनल के माध्यम से आप लोगों के द्वारा मैंने प्रधानमंत्री महोदय को एक पत्र भी लिखा था। ठीक है, फिर मैं वो पत्र लेकर अपनी माननीय सांसद महोदया के पास भी गया, उनसे भी निवेदन किया। उसमें बहुत सारे विषय थे, उसमें 3-4 विषय जो मूल विषय मैं बता रहा हूं। आप डेवलपमेंट देख लो, बांझेड़ी प्लांट कब खुला है। जिस समय उस समय के जो ऊर्जा मंत्री थे जो आए थे इसका शिलान्यास करने, उन्होंने एक बात कहा था कि भाई यहां से 12 किलोमीटर के रेडियस में आपको मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य,
बिजली, सड़क, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। किसी को मिल रहा है क्या? आप देख रहे हो क्या? आपको पता है बांझड़ी पावर प्लांट के अंदर एक स्कूल खुला है, वो अपने एक बड़े नेता का है, उनका कद बहुत बड़ा है। जमीन किसकी है? सरकार की। बिल्डिंग किसका है? सरकार का। लीज पे दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को स्कूल चलाने के लिए। वो निजी विद्यालय चला रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये तो व्यवस्था है भैया। जो स्कूल खुला था सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए, वो व्यवस्था तो बनी नहीं। और मैं बता दूं, जो ऐश उड़ता है, जो डस्ट उड़ता है वहां से बांझड़ी पावर प्लांट से, उस डस्ट का सीन आप जाके देख लिए ढहुआ टोल वाला एरिया में। वो जो 3-4 पंचायत है, कंदरापड़ी, ढहुआ टोल वगैरह वगैरह जो जगह है, विस्थापित इलाका। अरे विस्थापित, इतना बुरा हाल है कि डस्ट उड़ता है, वो खाना खा नहीं पाते हैं, घर में सो नहीं पाते हैं, इतना बदतर स्थिति है। वहां पे प्लांटेशन करना है, बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण करना है। वहां पे ये तय था कि भाई एकदम सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, जंगल की तरह वृक्षारोपण होना चाहिए। देख लिए कहीं विरल विरल वृक्षारोपण भी नहीं है। सघन और विरल तो आप समझ ही रहे होंगे कि भैया सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है? भैया मैं हमारे रुझान से, मैं मेरी बात समझिए, मैं चला हूं भाई, उम्मीदवारी अपना तय किया हूं, लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो हमसे बढ़िया रुझान तो उनका पूछना होगा। वो जानेंगे, वो बताएंगे। कल अपने जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने एकदम खुल के बोला कि भैया हम माने परिवर्तन भी चाह रहे हैं, चाचा भतीजा से मुक्ति भी चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कोई नया चेहरा आए जिसके पास विजन हो और विधानसभा को नई दिशा, नई गति दे। ये लोग चाह रहे हैं। आप ही के साथ बीजेपी छोड़ के कुमकुम देवी ने ही काफी भावुक अंदाज में कहा कि सेटिंग एडिंग करके उनका टिकट कटा दिया गया, तो और काफी भावुक भी दिख रही थी, वो भी मैदान में आ रही है। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? एक तरफ से बीजेपी है, फिर आरजेडी या जेएमएम का यहाँ से कैंडिडेट होगा, तो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? भैया चुनौतीपूर्ण तो स्थिति है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सबका अपना अपना एक भाई लोगों से पकड़ है। वो वहां की जिला परिषद भी रही हैं, वो भी मैंने उस दावेदारी की लिस्ट में वो भी थी, उनका नाम भी दिल्ली गया हुआ था, तो वो भी अपनी दावेदारी शो कर रही हैं। स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। आखिर सवाल है, देखिए कल की परिस्थितियां क्या होगी ये विषय अलग है। आज की परिस्थिति जो है वो सामने है। जब सिद्धांत से पार्टी भटक गई है, तो स्वाभाविक है कि उनको ये एहसास कराने के लिए कि भाई आप अपने मूल सिद्धांत पे आओ। जिस सिद्धांत पे जनसंघ के बाद भाजपा का गठन हुआ था, वो सिद्धांत आपका पर्टिकुलर जमीन पे रहे, धरातल पे रहे। सिर्फ आपका एक ही विषय नहीं हो कि हमको सत्ता में बने रहना है। सत्ता का उद्देश्य होता है लोगों के बीच में, लोगों के लिए उनकी समस्याओं का निदान करना, उनके बारे में सोचना। ये नहीं कि भाई सत्ता में हम बन जाए, पावर में आ जाएं और उसी में बने रहें और उसी में हम निश्चिंत हो जाएं। तो स्वाभाविक है, जनता जब उलगुलान करेगी तो बदलाव होगा। पूरी तैयारी है जी। कब नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन अब ये लोग तय करेंगे, मैं नहीं तय करूंगा। ये हमारा विषय नहीं है भाई। कुछ विषय मैं बता दूं, हमारा विषय ये था, इन लोगों ने बोला, कल जो बैठक हुई थी शाम में, उन लोगों ने यही बात बोला कि आप खड़ा रहिए, बाद बाकी जो करना है हम लोग तय करेंगे। यानी जनता आपके पीछे है? जनता मेरे पीछे है और सभी समाज के लोग हैं। मैं एक बात और बता दूं, लोग ये कह सकते हैं कि मैं भाजपा में था, अगर भाजपा भी हमको टिकट देती, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर उस दल से भी मैं आता, तो अपने मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, आप जाके सर्वे कर लीजिए पूरे इंटायर जयनगर में, पूरे जयनगर में एक एक घर जाके सर्वे कर लीजिए, सुरेंद्र मोदी को उसका टिकट, उसका लाभ मिलता, भाजपा को उसका लाभ मिलता। और इसका एक और छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको कि जब मैं पंचायत समिति यहाँ का चुनाव हुआ था, मध्यावधि चुनाव 2018 में, तो उस समय जस्ट एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा हुआ था हम लोग के यहाँ। जयनगर में एक सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ गया हुआ था। ये 17-18 सितंबर की बात है। उसके बाद दिसंबर फर्स्ट वीक में चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव हुआ। इत्तेफाक है कि हमको लोगों ने प्रेशर दे करके 3 घंटे के अंदर नॉमिनेशन करवा दिया। नॉमिनेशन हो भी गया, कैंडिडेट में बन गया। हमारे अपने जो मैंने अगर हिंदू और मुस्लिम की बात करें तो हिंदू समाज से हम लोग 2 कैंडिडेट थे, मुस्लिम समाज से 1 कैंडिडेट थे। हमारे यहाँ जयनगर पूर्वी पंचायत की जो आबादी है वो 50-50 है, आधी आधी है बिल्कुल। उसके बाद भी हमारी पत्नी यहाँ से श्रीमती अंजू मोदी यहाँ की पंचायत समिति सदस्य बनी। 4 साल बढ़िया उन्होंने यहाँ पे अपना कार्यकाल दिखाया, लोगों के बीच में हम रहे। हर वर्ग का समर्थन हमको, हर वर्ग का समर्थन, कल दल में थे तो भी, आज दल से बाहर हैं तो भी हमको सबका समर्थन प्राप्त है। और एकदम ये बात आप निश्चित मान लीजिए कि चुनाव हम लोग लीड करेंगे। इस बार जयनगर की जनता पूरा मन बना ली है। जयनगर के लोग हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, हमेशा वो नेता बनाने का काम किए हैं। इस बार उन लोगों ने तय कर लिया है कि नहीं, इस बार हमने एक बात और समझिए, 1977 में बरगठा विधानसभा गठन हुआ था, ठीक है। तब से आप जोड़ लिए कितना साल हो गया, लगभग 47 साल हो गए। 47 साल में एक बार भी अवसर नहीं मिला जयनगर को। तो भैया अगर 47 सालों में दूसरे जगह के लोग, विशेषकर बरकट्ठा के लोगों ने अगर प्रतिनिधित्व दिया,
तो विकास आपके सामने है। तो एक बार आप ऐसा करो, एक बार जयनगर को मौका देके देख लो, अगर बदलाव नहीं आएगा तो फिर बात करना, फिर उसके बाद जनता स्वतंत्र है भाई, जनता स्वतंत्र है ना इसके लिए। 5 साल के बाद हमको पतली गली दिखा देगी, बेटा जा तू निकल। एक बार मौका चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। चलिए, काफी जनता आए हुए हैं आपको आज सुनने के लिए। देखिए क्या बातचीत हो रही है आज, क्या समझ पा रहे हैं क्या? हम तो यही समझ पा रहे हैं कि बदलाव चाहिए, है ना। और सुरेंद्र जी अगर ये तैयार है तो हमारे समझ से इनका जीत भी सुनिश्चित है। निश्चित है। क्या आप इससे पहले भी कार्यक्षेत्र रहा होगा, तो किस तरह का कार्यकाल रहा है? इनका कार्यकाल जो भी किए हैं सब अच्छे किए हैं, है ना। क्या कहेंगे सर, आप भी काफी देर से यहाँ आए हैं, सुन रहे हैं, अपने बातों को भी रख रहे हैं तमाम लोग। क्या निकल के यहाँ सामने आ रहा है? निकल के यही सामने आ रहा है कि जयनगर की जनता जो है पूर्ण बहुमत के साथ सुरेंद्र भाई मोदी के साथ हैं और विकास को वो चुनेगी। यहाँ की जनता विकास को चुनेगी। इंडिया गठबंधन से भी उम्मीदवार होंगे, फिर एनडीए गठबंधन से भी उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवारी तो हर कोई कर रहा है, उम्मीदवारी यहाँ से 10-15 लोग उतरेंगे, 1-2 नहीं उतरेंगे, लेकिन जयनगर की जनता हमारे साथ है, सुरेंद्र भाई मोदी के साथ है। तो ये देख सकते हैं सुरेंद्र भाई मोदी, यहाँ एक युवा भी हैं। क्या लग रहा है, युवाओं का क्या मूड है इस बार बरकट्ठा विधानसभा में? पूरी बरकट्ठा विधानसभा की आम जनता इस बार बदलाव की चाहत रखे हैं और ये बड़ा विषय है। पूरे विधानसभा के लोग वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक से त्रस्त हैं। पूरी क्षेत्र में कहीं भी विकास का नामो निशान नहीं है, सिर्फ विकास का नाम किसी व्यक्ति का नाम से सुना जाता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो ना क्षेत्र में कहीं डिग्री कॉलेज है, ना उचित व्यवस्था है। और एक सोचिएगा, क्या आपके जिस क्षेत्र से वो आते हैं चटकरी की सड़क अच्छी है? क्या बरकट्ठा में उचित स्वास्थ्य व्यवस्था है? क्या चलकुस्सा की हॉस्पिटल में रात्रि सेवा है? जो अपने गांव को नहीं बना पाया, जो अपने गांव को नहीं सुधार पाया, वो पूरी विधानसभा को क्या सुधारा? मैं वादा करता हूं कि पूरी बरकट्ठा विधानसभा इस बार सुरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है और पूरी जनता, आम जनता बदलाव के मूड में है। चलकुस्सा एक ऐसा प्रखंड है जो हमेशा से लालायित है कि वो कोडरमा जिला में शामिल हो, और हमेशा मुद्दा उठते रहता है। और वहाँ के जो जयदेव चौधरी एक बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई, और वहाँ के लोगों की बड़ी इच्छा है कि चलकुस्सा प्रखंड जो है वो कोडरमा में शामिल हो जाए। लेकिन ये चाचा भतीजा का टीम जो पिछले 20 सालों से बरकट्ठा विधानसभा को एकदम कब्जे में कर लिया है, उससे बाहर करने की आवश्यकता भी है। और हम जैसे लोग आएंगे, जब तक जयनगर के लोग या चलकुस्सा के लोग अगर प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो ये बदलाव की संभावना नहीं है। और चलकुस्सा 100% चलकुस्सा को कोडरमा में शामिल कर दिया जाएगा, ये गारंटी है। और भी अपने क्षेत्र के लिए सभी मरते हैं। बिल्कुल। तो एक बार अगर हम लोग अपने इनको सुरेंद्र भाई मोदी जी को अगर देते हैं तो इसमें से कौन सी बड़ी बात है? सब अपने लिए, इसलिए हम सभी से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ भूल करके एक बार इनको मौका मिलना ही चाहिए, चाहे यन धन जन जैसे भी हो। सभी हम इसका समर्थन दे रहे हैं, एकदम फुल समर्थन है मेरा। बस यही। चलिए, यहाँ देखिए कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? हम लोग तो सुने खड़ा हुए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी का बात है। हम लोग फुल बहुमत से जिताएंगे। लेकिन बोला जाता है कि मुसलमान बीजेपी वालों को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये पहले बीजेपी में थे, फिर बीजेपी छोड़ के अब निर्दलीय चुनाव। सुरेंद्र भाई को देख रहे हैं, सुरेंद्र भाई हमको भरोसा है कि हम लोग काम करेंगे, काम करेंगे। अच्छा, यानी सब समुदाय को लेकर सुरेंद्र भाई मोदी का वो व्यक्तित्व है, यदि बीजेपी भी टिकट इनको देती तो हम दावे के साथ कहते हैं हमारे जयनगर प्रखंड निवासी जितने भी हैं, हमारे मुस्लिम समुदाय के वोट इनको ही मिलता, इनका व्यक्तित्व के कारण। ये हम लोग तमाम प्रखंडवासी जान रहे हैं। और बीजेपी, अमित यादव, जानकी यादव इनके साथ धोखा नहीं किया, बीजेपी धोखा दिया इनको। जब नरेंद्र भाई मोदी का प्रोग्राम हजारीबाग में था, उस समय जब सामने सामने मिलन हुआ दोनों का, हमारे सुरेंद्र भाई मोदी और नरेंद्र भाई मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम लोग आशा किए कि अब इसके बाद तो इनका टिकट कटेगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी काट दिया गया। कारण क्या, सिस्टम क्या है वो जाने भाई, जितने और ऊंचे पदाधिकारी हैं प्रदेश के, हम यही अपना विचार देना चाहेंगे। यानी फुल समर्थन मिल रहा है? हाँ, फुल समर्थन पूरे जयनगर के जितने लोग हैं। हाँ, जितने लोग हैं। अमित यादव जब अगला बार चुनाव के लिए वहाँ आपका मस्केडी मदरसा में, वहां जब वो अपना बोले कि आप तमाम मुस्लिम भाई हमको मदद कीजिए और आप लोगों के साथ हम वादा करते हैं कि हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे,
उसके बाद फिर बीजेपी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये हम लोग तमाम खुलेआम जो सो घोषणा करते जयनगर प्रखंड वासी जितने हम लोग हिंदू मुसलमान, जो एक अफवाह उड़ा दिया है बीजेपी, हम लोग सब एक है और सब इनको मदद करेंगे। चौबे गांव से आते हैं हम। अच्छा, क्या माहौल है उधर का? जैसे एक समस्या था, हम लोग जब बाबूलाल मरांडी फर्स्ट बार सांसद बने थे और मुख्यमंत्री जब बने थे ना, तो हम लोग काली मंडल समाज में आके वो वादा किए थे कि हमने जब बनूंगा तो ये पन्ना घाट पुल है हम लोग का, अच्छा, जो 20 साल से नहीं है, मतलब 2024 साल से लटकाया गया था। नहीं, इस बार वो हमेशा जब भी बनता था तो चलकुसा प्रखंड के लिए ही बनता था और बरकट्टा विधानसभा के लिए ही वो पुल निर्माण होना चाहिए था। और मतलब या तो जानकी यादव या अमित यादव ही बनाते। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, वो विनोद सिंह पास करवा के और खरगोश चौबे के लोग भी जानते हैं कि विनोद सिंह ही बनवाया। वो सिर्फ और अमित यादव का, जानकी यादव ही बन रहा था वो बनाने का। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ चौबे के लोग भी वहाँ नाराज है। बरकट्ठा विधानसभा के क्षेत्र में बगोदर विधानसभा के लोग ही बना के चले गए वो पुल को। और वो समस्या लोकसभा में भी गुंजाई बात को, लोकसभा से उनको 55,000 वोट बरकट्ठा विधानसभा से मिला था। इसलिए विधानसभा में बहुत जरूरी है बदलाव होना, क्योंकि ये समस्या है। क्योंकि जब अभी भी लोग मतलब लोग अपने आप में लोग उल्लू बना के काम करने वाला काम कर रहे हैं विधानसभा में, इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव के मूड में है और इस बार जो भी देखिए 2000 का जो कार्यकाल था 2019 में रघुवर दास के समय में, वो जो गलती हुआ वो पुनः फिर गलती हुआ 2024 में। वो गलती फिर पुनः से दोबारा होगा और पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी। ये मैं भी एक नरेंद्र मोदी विचार मंच का कोडरमा जिला अध्यक्ष का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैं एक संस्था में काम कर रहे हैं। उस संस्था पे काम कर रहे हैं पूरा कोडरमा जिला में। मैं एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नरेंद्र मोदी विचार मंच एक संस्था है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। यानी जो बीजेपी नारा देती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक चीज और भटक गई है। एक चीज और बात हुआ है कि इसमें लोग हमेशा बीजेपी वाले का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन वो परिवारवाद वाले हमेशा चिल्लाते हैं कि परिवार। लेकिन इस बार झारखंड में जो 20-25 सीट जो मिला है वो परिवारवाद से ही निकला है। सोच लीजिए बहुत सारे लोग को धनबाद लोकसभा से और लुइस मरांडी ऐसे कल एगो लुइस मरांडी जो मंत्री पद से रह चुके हैं। नहीं, लुइस मरांडी जो एक दुमका से हेमंत सोरेन को सीट से हरा दिया गया था। वो ऐसा व्यक्ति, वैसे महिलाएं मंत्री आज वो मतलब अपना कार्यकाल से इस्तीफा दे दिए हैं। कल एक और विधायक था सो वो भी अपना मतलब कार्यकाल से इस्तीफा दे दिए हैं। केदार हाजरा जमुआ विधानसभा से ऐसा जो 3 बार का विधायक रख चुके थे और उनको सोचिए कि वो ऐसा कार्यकाल था उनका अंदर में कि एक तारीफे लायक था। जो मंजू देवी, देखिए हम बोलते हैं कि संगठन बहुत बड़ा काम करता है बीजेपी का, लेकिन संगठन इस बार कहीं नहीं काम किया झारखंड में। ये पूरा मुद्दा रहा सिर्फ जेवीएम से आके लोग और सबको टिकट दे दिए। चर्चा भी चल रही है बीजेपी में कि अब बीजेपी प्रो जेवीएम बन गई है। पूरा लिस्ट जारी कर दिया गया है। लोग जिसे देखिए विपक्ष में हमेशा गुनाह किया है, चाहे जल्दी गलती होगा तो वो तो हमेशा मौका ढूंढता है। और वही गलती बीजेपी वाले ने फिर बाबूलाल मरांडी के साथ में वही काम किए भैया कि अपना आदमी को सबको खींचे और अपना दे दें। ये सब चीज मुद्दा गड़बड़ हो जाएगा, फिर बरकट्टा विधानसभा क्या पूरा झारखंड में ही दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो देख सकते हैं काफी नाराजगी अब पूरा झारखंड चुनावी मूड में आ चुका है। अभी हम लोग बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में है जहां से बीजेपी के ही पूर्व के नेता रहे वो उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करे। बता दें कि बरकट्टा विधानसभा से बीजेपी ने अमित यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन से शायद से ही जानकी प्रसाद यादव जो पूर्व विधायक रह चुके हैं वही उम्मीदवार होंगे। और वहीं एक बीजेपी के एक और बागी नेता जो जिला परिषद सदस्य अभी हैं फिलहाल, कुमकुम देवी, वो भी बीजेपी से टिकट की रेस में थी, उन्हें भी टिकट नहीं मिला है तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब बरकट्टा विधानसभा का मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। बागी नेता से क्या अमित यादव या बीजेपी पार पाएंगे या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज खजाना।